नमस्कार दोस्तों, संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर मैं सीएस चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस क्लास में मैं लेकर के आ रहा हूं शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण पार्ट। कौन सा? पद्य शिक्षण। हम जानेंगे आज कि इस क्लास में कि पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, प्रमुख सोपान क्या हैं और इसके अलावा पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। बहुत ही कम समय में आपको शॉर्ट तरीके से आज मैं बताऊंगा कि पद्य शिक्षण से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, शिक्षण विधि से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो कैसे आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। सीधी बात करेंगे किसकी? पद्य शिक्षण की। तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करना नहीं भूलना है। आइए मित्रों, बात करते हैं किसकी? पद्य की। किसकी बात कर रहे हैं? पद्य की मित्रों। तो पद्य शिक्षण के तीन महत्वपूर्ण भाग आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी शिक्षण हो, पद्य गद्य व्याकरण जो भी है, उन सबके तीन महत्वपूर्ण पार्ट आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखने होते हैं। सबसे पहले होता है भैया प्रमुख उद्देश्य, यानी कोई भी शिक्षण हो वो हमेशा किस पर आधारित होता है? उद्देश्य पर आधारित होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो पाठ योजना बनाई जाती है, उस पाठ योजना में आपका प्रमुख सोपान क्या रहेगा पद्य शिक्षण में, ये हम आज जानेंगे। और इसके साथ साथ में प्रमुख यानी कि जो श्रेष्ठ विधि है वो पद्य शिक्षण की कौन सी होगी, पहले बात इन तीनों चीज की करेंगे। मित्रों, पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है सौंदर्यानुभूति। क्या होता है भैया? पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है सौंदर्यानुभूति। इस सौंदर्यानुभूति को ही आप क्या कह सकते हैं? इस सौंदर्यानुभूति को ही आप रसानुभूति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया? रसानुभूति भी कह दिया जाता है। सो सौंदर्यानुभूति और रसानुभूति ये किसके? पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके बाद में बात करेंगे किसकी? प्रमुख सोपान कौन से रहेंगे? तो मित्रों, प्रमुख सोपान जो है उसमें पद्य शिक्षण का प्रमुख सोपान है सस्वर वाचन। कौन सा होता है? सस्वर वाचन होता है। प्रत्येक शिक्षण, गद्य पद्य नाटक व्याकरण, सबकी शॉर्ट में शिक्षण विधि आपके लिए लेकर के आऊंगा और सबके बारे में बताऊंगा। स्वर वाचन, या आप इसी को क्या कह सकते हैं? पद्य शिक्षण का जो महत्वपूर्ण सोपान होगा वो दूसरा कौन सा हो जाएगा? संवेद वाचन। जैसा कि हम जानते हैं कि सामूहिक रूप में छात्रों से जो गायन कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है? संवेद वाचन कहा जाता है। और वहां श्लोक का लय आदि के साथ में उच्चारण किया जाता है। इसीलिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति होता है। प्रमुख विधि कौन सी है मित्रों? पद्य शिक्षण की प्रमुख विधि, यहां हम दो विधियों को ले लेंगे। पहली विधि हो जाएगी कौन सी? खंडान्वय विधि। कौन सी विधि भैया? खंडान्वय विधि। इस खंडान्वय विधि को ही आप क्या कह सकते हो? ये प्रश्नोत्तर विधि का रूप है। किसका विधि का रूप है भैया? ये प्रश्नोत्तर विधि का ही रूप है। इसलिए इसको आप क्या कह सकते हैं? प्रश्नोत्तर विधि भी कह सकते हैं। ये सभी स्तरों पर उपयोगी है। खंडान्वय विधि जो है सभी स्तरों पर उपयोगी है, लेकिन प्राथमिक स्तर के लिए पृथक से गीत नाट्य विधि भी होती है। पृथक से कौन सी विधि है? गीत नाट्य विधि है। ये गीत नाट्य विधि भी पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधियों में है, लेकिन ये कौन से स्तर पर रहेगी? ये आपकी प्राथमिक स्तर पर रहेगी। कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जा रही है तो कौन सी हो जाएगी? गीत नाट्य विधि। सामान्य रूप में प्रश्न है तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी? खंडान्वय होगी। और खंडान्वय कोई किसका रूप है? वो प्रश्नोत्तर का रूप है। प्रमुख उद्देश्य सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति। प्रमुख सोपान सस्वर वाचन या फिर संवेद वाचन जो है वो पद्य शिक्षण के प्रमुख सोपान रहेंगे। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने से हट चुका हूं। फिर हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां, पद्य शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी होंगी? किसकी भैया? पद्य शिक्षण की प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी हैं? आइए इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्याख्या विधि। नंबर एक, पहली विधि के रूप में हम बात कर रहे हैं किसकी? व्याख्या विधि की। ये व्याख्या विधि ऐसा नहीं है भैया कि पद्य में ही अपनाई जाती है। व्याख्या विधि गद्य में भी होती है, पद्य में भी होती है, व्याकरण में भी होती है। तो व्याख्या विधि मित्रों, ये व्याख्या विधि
पद्य शिक्षण की प्राचीन विधि है। कैसी है? प्राचीन विधि है। और ये प्राचीन विधि केवल कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। व्याख्या के द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझा पाना असंभव है। इसमें क्या किया जाता है? शिक्षक द्वारा, इसमें शिक्षक द्वारा श्लोक के एक एक शब्द की, श्लोक के एक एक शब्द का, शब्द की, एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए अर्थ स्पष्ट किया जाता है। व्याख्या विधि में क्या किया जाता है? इस एक एक शब्द की व्याख्या की जाती है और व्याख्या करते हुए अर्थ स्पष्ट किया जाता है। विधि कौन सी हो जाती है? व्याख्या विधि। लेकिन क्योंकि छात्र सक्रिय नहीं है इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये प्राचीन विधि है और उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। यहां शिक्षक के द्वारा व्याख्या की जा रही है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, जिससे मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण विधियों की एक साथ में। दो महत्वपूर्ण विधि आपकी एक साथ हैं। नंबर 2 दंडान्वय, और तीसरी विधि है भैया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तीसरी विधि है आपकी कौन सी? खंडान्वय। कौन सी विधि है? खंडान्वय विधि। ये दोनों ही पद्य शिक्षण की विधियां हैं, दंडान्वय विधि और खंडान्वय विधि। संक्षिप्त में समझ लीजिए परीक्षा के लिए क्या उपयोगी होता है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, दंडान्वय का विच्छेद हो जाएगा दंड प्लस अन्वय, और खंडान्वय का विच्छेद क्या हो जाएगा? खंड प्लस अन्वय। खंडान्वय का विच्छेद क्या हो जाएगा भैया? खंड प्लस अन्वय, खंडान्वय, दंड प्लस अन्वय, दंडान्वय। इस दंडान्वय विधि में जो ये दंड शब्द है वो दंड शब्द किसका प्रतीक है? ये दंड शब्द मित्रों वाक्य का प्रतीक होता है। दंड किसका प्रतीक है? यहां पर दंड शब्द वाक्य का प्रतीक है। इस विधि में दंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की विधि है, लेकिन इस विधि में जो प्रश्न छात्र से किए जाते हैं वो प्रश्न व्याकरण से संबंधित होते हैं। यानी प्रश्न जो होंगे वो कर्ता, कर्म, क्रिया आदि, और आदि का मतलब सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण कह सकते हैं। व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। किससे संबंधित? व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है। जबकि खंडान्वय क्या है? खंडान्वय में मित्रों जो प्रश्न किए जाते हैं वो प्रश्न आपके पाठ्य वस्तु से, किससे संबंधित? पाठ्य वस्तु से संबंधित होते हैं। पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कह, कम, केन आदि के द्वारा जब प्रश्न किए जाएं, इन शब्दों के द्वारा जब प्रश्न किए जाएं तो विधि कौन सी हो जाती है? खंडान्वय विधि हो जाती है। खंडान्वय विधि हो जाती है। और ये खंडान्वय विधि किस विधि का रूप है भैया? ये खंडान्वय विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि का रूप है। किसका रूप है भैया? मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ये प्रश्नोत्तर विधि का ही रूप है। और पद्य शिक्षण की, किसकी? पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। पद्य शिक्षण की कैसी विधि है मित्रों? खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। किससे? पाठ्य वस्तु से। जबकि दंडान्वय में किससे संबंधित प्रश्न किए जा रहे हैं? दंडान्वय में मित्रों व्याकरण से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। जबकि पद्य शिक्षण का उद्देश्य व्याकरण का ज्ञान कराना नहीं होता है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति, या फिर आप कह सकते हैं भाव को स्पष्ट करना। तो ये दोनों का अंतर आपके सामने, फटाफट से इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए भैया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आगे बढ़ूं? चलिए, ले लिया होगा। अगली विधि नंबर 4, चौथी विधि है भैया भाष्य विधि। कौन सी विधि है भैया? चौथी विधि है भाष्य विधि। मित्रों इस भाष्य विधि का उपनाम जो है, याद रखना परीक्षा में पूछा जाता है,
इसका अन्य नाम जो है वो है व्यास विधि। कौन सा? इसको भाष्य विधि को व्यास विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? व्यास विधि भी कह दिया जाता है। क्या किया जाता है मित्रों? व्यास जी हमारे होते हैं कथावाचक जो होते हैं, वो क्या करते हैं? विभिन्न उदाहरणों और दृष्टांतों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस व्यास विधि में भी विभिन्न उदाहरणों या आप कह सकते हैं दृष्टांतों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से श्लोक का यानी पद्य का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। श्लोक का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो ये भी कैसी हो गई? ये भी मित्रों प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के लिए उपयोगी हो जाएगी, क्योंकि छात्र सक्रिय नहीं होता है, छात्र सक्रिय नहीं होता है। अगली विधि नंबर 5, पांचवी विधि है भैया आपकी तुलना विधि। कौन सी? तुलना विधि। और तुलना विधि में क्या किया जाता है मित्रों? तुलना विधि ये गद्य में भी होती है, लेकिन गद्य में तो की जाती है शब्दों की तुलना, जबकि पद्य में तुलना विधि में क्या किया जाता है? एक श्लोक की, जो श्लोक पढ़ाया जा रहा है, एक श्लोक की समानार्थक यानी उसी के समान अर्थ वाला या फिर समान भाव वाला जो श्लोक होता है से तुलना कर दी जाती है, से तुलना करके अध्ययन कराया जाता है, तुलना करके अर्थ स्पष्ट किया जाता है। तो ये भी प्राथमिक स्तर के लिए नहीं होगी, बल्कि किसके लिए हो जाएगी? उच्च स्तर के लिए हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुलना जैसी चीज प्राथमिक स्तर का बच्चा नहीं समझ सकता है, ये भी उच्च स्तर के लिए हो जाएगी। और भाष्य विधि जो है वो भी किसके लिए हो जाएगी? आपकी उच्च स्तर के लिए उपयोगी हो जाएगी। भाष्य विधि में विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण दे दे करके श्लोक का भाव बताया जाता है, जबकि तुलना विधि में क्या किया जाता है? एक श्लोक लिया, उसके समान भाव वाले दूसरे श्लोक से तुलना करते हुए शिक्षण करा दिया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलें आगे। अगली विधि जो है वो है नंबर 6। अगली विधि नंबर 6 अनुवाद विधि। अनुवाद या अनुवाद को ही आप क्या कह सकते हैं? अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। अनुवाद विधि को ही आप क्या कह सकते हैं? अनुवाद विधि को ही मित्रों अर्थबोध विधि भी कह दिया जाता है। जैसा कि शब्द से पता चलता है, इस श्लोक का क्या किया जाता है? अनुवाद कर दिया जाता है शिक्षक के द्वारा। यानी शिक्षक श्लोक पढ़कर या छात्रों से भी पढ़वा सकता है, श्लोक पढ़कर एक साथ, एक एक शब्द का नहीं, एक एक शब्द का अर्थ बताएगा तो कौन सी हो गई? व्याख्या विधि हो जाएगी। एक साथ अर्थ या भाव बताता है, एक साथ अर्थ या भाव बताता है, तो भैया कौन सी विधि हो जाती है? तो विधि हो जाती है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि हो जाती है मित्रों? अर्थबोध विधि हो जाती है। कौन सी? अनुवाद में एक साथ श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक का एक साथ शिक्षक के द्वारा क्या बता दिया जाता है? अर्थ बता दिया जाता है। नंबर 7 गीत नाट्य। कौन सी विधि भैया? गीत नाट्य विधि। कई जगह आपको गीत नाट्य नहीं मिलेगी, तो ये किस रूप में मिल जाएगी? गीत विधि के रूप में मिल जाएगी। और शुरुआत में आपको बताया जा चुका है कि भैया ये जो हमारी गीत नाट्य विधि है ना, ये गीत नाट्य विधि प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन से स्तर की? प्राथमिक स्तर की। और इस गीत नाट्य विधि का उद्देश्य क्या होता है? इस गीत नाट्य विधि का उद्देश्य होता है छात्रों का श्लोक की लय, तान आदि से परिचय कराना। यानी श्लोक कैसे गाया जाता है। गीत नाट्य यानी श्लोक का गायन सिखाया जाता है। गीत नाट्य में क्या सिखाया जाता है भैया? श्लोक का गायन। तो गीत इस विधि में
श्लोक के लय तान आदि से क्या कराया जाता है, परिचय कराया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि छात्रों को क्या करना है भैया, छात्रों के संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है, और रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे गवाया जाता है। श्लोक का उच्चारण कीजिए मधुर स्वर में, कंठ से, मधुर कंठ से उच्चारण कीजिए, तो विधि कौन सी हो जाती है, गीत नाट्य विधि। याद करो हमारी 6वीं क्लास की पहली पुस्तक प्रार्थना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, खूब गाया है हमने उसको, तो इसलिए हमारा उससे तुरंत परिचय हो जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए सबसे शानदार विधि है कौन सी, गीत नाट्य विधि। चलिए अगली आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलें अगली विधि, पद्य शिक्षण की अगली विधि है टीका विधि, संभवतः 8वीं होगी जो भी है। अगली विधि है टीका विधि। यहां एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, ये टीका विधि गद्य में भी आती है पद्य में भी आती है, लेकिन आरपीएससी ने 2018 में एक प्रश्न पूछा था कि टीका विधि कौन से शिक्षण की है, और ऑप्शन में गद्य पद्य दोनों थे, तो वहां पद्य शिक्षण को आंसर माना गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर दोनों साथ हों तो फिर पद्य शिक्षण को ही क्या करना है, आपको वरीयता देनी है। टीका विधि क्या होती है मित्रों, टीका विधि में शिक्षक द्वारा विभिन्न टीकाओं के माध्यम से, विभिन्न टीकाओं के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से श्लोक आदि का, पद्य आदि का ज्ञान कराया जाता है, श्लोक आदि का ज्ञान कराया जाता है। तो विधि कौन सी हो जाती है, टीका विधि। और स्मरण रहे मित्रों, संपूर्ण संस्कृत साहित्य का विकास, संपूर्ण संस्कृत साहित्य का विकास किस पद्धति से माना जाता है, टीका पद्धति से। अनेक कवियों की जैसे कुमार संभव आदि पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, तो टीका विधि के ही संपूर्ण संस्कृत साहित्य का विकास हुआ है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य का विकास टीका पद्धति के द्वारा ही हुआ है। कौन सी पद्धति, टीका पद्धति के माध्यम से ही हुआ है। पद्य शिक्षण की कौन सी विधि हो गई, टीका विधि। ये संभवतः 8वीं थी, कौन सी विधि थी, 8वें नंबर की विधि आपने पढ़ी मित्रों, टीका विधि। और आइए अब आपको बात कराते हैं किसकी, आखिरी विधि, पद्य शिक्षण की आखिरी विधि। इतना सा याद कर लेना, जो शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है। अंतिम विधि है आपकी भैया समीक्षा विधि। अंतिम विधि कौन सी है आपकी, अंतिम विधि यानी कि 9 नंबर की जो विधि है वो है भैया आपकी समीक्षा विधि। कौन सी विधि हो जाएगी भैया, वो विधि हो जाएगी आपकी समीक्षा विधि। अब जैसा कि हम जानते हैं समीक्षा का मतलब क्या होता है, समीक्षा का मतलब होता है कवि की रचना शैली, छंद, अलंकार, गुण, दोष आदि की जब विवेचना कराते हुए शिक्षण कराया जाए तो विधि कौन सी हो जाती है, समीक्षा विधि हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल किसके लिए हो जाएगी, निश्चित रूप से उच्च स्तर के लिए उपयोगी हो जाएगी। कौन से स्तर के लिए हो जाएगी भैया, निश्चित रूप से उच्च स्तर के लिए हो जाएगी। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, शिक्षक द्वारा कवि की रचना शैली, छंद, अलंकार, गुण, दोष आदि की विवेचना करते हुए, आदि की विवेचना करते हुए शिक्षण कराया जाता है। विवेचना करते हुए क्या कराया जाता है, विवेचना करते हुए शिक्षण कराया जाता है। तो विधि कौन सी हो जाती है, समीक्षा विधि हो जाती है। और ये भी कौन से स्तर के लिए होगी, ये भी मित्रों उच्च स्तर के लिए होती है। तो ये था आपका पद्य शिक्षण। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। प्राथमिक तौर पर याद रखना है पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, सौंदर्यानुभूति या रसानुभूति। प्रमुख सोपान
सस्वर वाचन या संवेत वाचन। और प्रमुख शिक्षण विधि सामान्य रूप में पूछी जाएगी तो खंडान्वय, और प्राथमिक स्तर के लिए पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, गीत नाट्य विधि हो जाती है। खंडान्वय और दंडान्वय दो विधियों में अक्सर कंफ्यूजन होती है। याद रखना है कि जब व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न हो तो दंडान्वय विधि, और जब पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न हो, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हो, तो विधि कौन सी हो जाती है भैया, खंडान्वय विधि हो जाती है। खंडान्वय में कै, कम, केन, कस्य, कस्मात इन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राथमिक स्तर के लिए गीत नाट्य विधि थी, जिसमें श्लोक का गायन छात्रों से करवाया जाता है, लय तान आदि के साथ में उच्चारण सिखाया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रयास आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अगली क्लास में इसी प्रकार अगले किसी शिक्षण विधा की शॉर्ट ट्रिक लेकर के लिए आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जुड़े रहिए हमारे साथ संस्कृत सानिध्यम यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।